लखनऊ के कैब ड्राइवर ने जिस दिन अपनी पहली तहरीर दी थी और 2 धाराओं को जोड़ा गया था, जिसमें एक 394 थी और दूसरी 427 थी, उसी दिन हमने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही थी कि जो लूट की धारा लगाई गई है वो या तो गलती से लगाई गई है या फिर उनके वकील को पूरी नॉलेज नहीं है। इस धारा को हटा लिया जाएगा और इस धारा को बेबुनियाद साबित कर दिया जाएगा, ये हमने आपको बताया था। उसका रीज़न भी बताया था कि जो आरोप लगे हैं 600 रुपये को लेकर, वो 600 रुपये का सबूत वो दे नहीं पाएंगे और सबूत के अभाव में वो धारा हटा ली जाएगी, और ऐसा ही हुआ है। चार्जशीट जो सामने आई है, उस चार्जशीट में पुलिस ने इस धारा को, जिसको 394 माना जा रहा था और इस धारा के आधार पर ही केस लड़ा जा रहा था, उस धारा को हटा लिया गया है क्योंकि उसके पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। पहले आपको बता दें कि उनके वकील ने एक गलती तो की है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो धारा लगानी चाहिए थी, जो कि और भी स्ट्रॉन्ग धारा थी, वो थी 304। अगर वो 304 धारा लगा देते तो उसमें किसी व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम 7 साल की सज़ा होती है और मैक्सिमम 10 साल की सज़ा होती है। तो ऐसे में ज़मानत मिलनी भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो उन्होंने धारा लगाई वो क्या सोच के लगाई, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि 394 आप लगा रहे हैं लूटपाट की धारा, जो कि उसमें बनती ही नहीं है। जो बनती थी धारा वो लगाई नहीं गई। वहीं आपको बता दें, हाल ही में इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी पूछताछ चल रही है, कार्रवाई चल रही है, वो बंथरा इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह कर रहे हैं और उन्होंने दोनों के बयान लिए हैं, सारद अली सिद्दीकी के भी लिए हैं और प्रदर्शनी नारायण यादव के भी लिए हैं। और लूट की जो धारा है उसके आरोप, जो उसके सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए उन्होंने उस धारा को हटा लिया है। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में 323, 504, 506 और 527 के तहत चार्जशीट तैयार की गई है। आपको बता दें, इन सारी धाराओं में किसी में भी एक भी धारा ऐसी नहीं है जिसमें जो सज़ा है वो 7 साल की हो। तो ऐसे में क्या होता है कि जितनी भी धाराएं लगी हैं वो गैर जमानती हो जाती हैं, कि उनमें ज़मानत आरोपी को मिल सकती है। पहली अगर धारा की बात की जाए तो वो है 323। इसमें जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना, स्वेच्छा से चोटिल करना। इस पूरे मामले में अगर किसी के ऊपर 323 साबित भी हो जाती है तो उसे 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ता है। और बाकी अगर सज़ा की बात की जाए तो मिनिमम सज़ा जो है 1 दिन की हो सकती है और 1 साल की मैक्सिमम सज़ा है। वहीं आपको बता दें, जो दूसरी धारा है उस धारा में 504 इन्होंने लगाई है और 504 में क्या होता है कि आप अगर किसी को जानबूझकर अपमानित करते हैं और आपके अपमानित करने से शांति भंग होती है और वो बंदा उसको उकसा देते हैं और फिर वो लड़ाई झगड़ा करता है, तो वो धारा 504 बनती है, जिसमें मैक्सिमम 2 साल की सज़ा है और ज़रूरी नहीं है कि सज़ा मिले, और चालान है 20 आपको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो इसमें भी कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धारा ये है नहीं। फिर एक और धारा की अगर बात करें तो 506 की अगर बात की जाए तो उसमें आप किसी को अगर धमकाते हैं, धमकी देते हैं, तो वो धारा आप पर लागू होती है, जो कि चार्जशीट में लिखी गई है। हालांकि धमकी देना कैसे साबित होगा ये भी समझ में नहीं आ रहा। लड़की थप्पड़ मार रही है, धमकी नहीं दे रही है, तो चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, तो चार्जशीट में से ये धारा जज साहब निकाल देंगे जहाँ तक लगता है, क्योंकि 506 साबित नहीं होती। अगर 506 साबित होती है और जघन्य रूप से साबित होती है कि वाकई में किसी को ज़्यादा बड़ी धमकी दी गई और हथियारों के दम पर धमकी दी गई, तो उसे 7 साल की सज़ा हो सकती है। अदरवाइज मैक्सिमम सज़ा 2 साल की है, बाकी जज साहब के निर्णय पर निर्भर करता है। वहीं जो एक और धारा है जो कि 427 की बताई जा रही है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी, उस 427 की धारा में अगर आप किसी का 50 रुपये से ज़्यादा का नुकसान करते हैं और उसकी संपत्ति का नुकसान करते हैं, किसी भी तरह से उसका नुकसान करते हैं, तो आपको उसमें भी सज़ा मिल सकती है 2 साल तक की। लेकिन उसमें यह भी है कि समझौता आप कर सकते हैं, आप भरपाई कर सकते हैं, मुआवजा दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस पूरे मामले में कुल मिलाकर ये बात सामने आई है कि जो धाराएं शुरुआत में लगाई गई वो ना तो ठोस थी ना ही कठोर थी और उनको बेबुनियाद धाराओं को लगाया गया, पहली बात। और जो वकील साहब हैं सारद अली सिद्दीकी के, वो भी कोई बेहतर धारा नहीं लगवा पाए, जबकि सबसे पहला इसमें चार्ज बनता था 304 का। अगर कोई आपको हिट भी कर रहा है या कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे तभी तक रोकेंगे ना जब तक वो आपको हिट कर रहा है, उसके बाद आप उसे नहीं रोकेंगे। यानी कि मान लीजिए कोई आपके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है तो आप उसकी गाड़ी से रोकेंगे, थप्पड़ लगाएंगे और बंद कर देंगे, उसकी कंप्लेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था, लड़की निकालती है और लगातार मारती है। ऐसे में अगर वो आपा खो देती तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी।
तो ये गैर इरादतन हत्या का मामला सीधा सीधा बनता है और 304 का मामला बनता है। बार बार समझा रहे हैं, पहले भी अपनी रिपोर्ट्स में बना चुके हैं, और जब 394 वकील साहब आपने लगाई थी तब भी आपको बताया था कि मामला 304 का बनता है। और अभी भी आपको बता दें कि हाल फिलहाल जो वकील हैं वो उनके कहते नज़र आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्हें लगता नहीं है कि किसी भी तरह से पूरे मामले का निपटारा हो पाएगा, तो वो ऐसे में रुख करने वाले हैं अब दिल्ली का। जी हाँ, दिल्ली का रुख करने वाले हैं, और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगे अगर हमें हाई कोर्ट से और कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो। और लगातार आप जानते ही हैं किस तरह से मामले को लटकाए जाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें फिर से एक बार प्रियदर्शनी ये कहती नजर आई हैं कि वो चाहती हैं कि वो समझौता कर लें। समझौता इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि करियर बर्बाद हो जाए कैब ड्राइवर का। कैब ड्राइवर का करियर कैसे बर्बाद हो जाएगा ये समझ से बाहर है। वो अपने करियर का रोना रो रही हैं, लेकिन आपको ये बता दें जो 4 धाराएं अगर इसमें वो सोचती हैं कि वो बच गई हैं और बेहतर धाराएं नहीं लगी हैं, जो चार्जशीट में 4 धाराएं पुलिस ने दायर की हैं जिसमें 323, 504, 506, 427, इसमें से भी अगर एक भी धारा कायदे से सिद्ध होती है तो 2 साल के लिए जेल जाना तय है। 2 साल की जेल को कोई नहीं बचा सकता अगर कानून अपना काम ढंग से करता है। अगर कानून प्रॉपरली वर्क करता है तो 2 साल के लिए तो इन मोहतरमा को जेल जाना ही जाना है, और बड़ी बात नहीं है कि ये 7 साल के लिए अंदर चली जाएं। लेकिन ये सब चीज़ें तब मैटर करती हैं अगर ये जो हमने कानून बनाए हैं इनको लागू किया जाए। आप अगर एक गाड़ी लेते हैं और गाड़ी जब स्टार्ट होगी कहीं जाएगी तभी वो गाड़ी मानी जाएगी, अदरवाइज तो वो डिब्बा है। तो यही हाल फिलहाल कानून का है कि अगर कानून इम्प्लीमेंट होता है, इन धाराओं में से एक भी धारा इम्प्लीमेंट होती है तभी सज़ा मिलेगी प्रियदर्शनी को, अदरवाइज हम और आप सिर्फ इंतज़ार करते रहेंगे। वहीं आपसे बार बार इनसे रिक्वेस्ट हमारी यही है इनके वकील से कि धारा 304 के बारे में थोड़ा सोचिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। बिल्कुल इजीली आप धारा 304 लगवा सकते हैं इनके ऊपर, और अगर ऐसा कोई माध्यम है जिस माध्यम से जनहित याचिका लगाई जा सकती है, क्योंकि एक गरीब आदमी की ज़िंदगी का सवाल है, उसकी रेपुटेशन का सवाल है, उसकी इज्जत का सवाल है, और हाल फिलहाल पूरे देश में ये मुद्दा चल रहा है और मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। और इस मामले को लेकर सभी लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले, और न्याय का मतलब न्याय है, न्याय का मतलब दिलासा नहीं है, न्याय का मतलब वो ढकोसला नहीं है कि बस दे दिया और काम चल गया। नहीं, न्याय इस समय अगर बात की जाए तो न्यायपालिका की गरिमा जो है ना वो भी कहीं ना कहीं दांव पर लगी है। और वो एक तरफ न्यायपालिका जो है जो उसकी गरिमा है, और दूसरी तरफ राजनेता हैं, पुलिस हैं, भ्रष्टाचार है, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में सारे देश की निगाहें इस केस पर बनी हुई हैं। और आप 2-4 मीडिया छोड़ दीजिए, जो मीडिया हाउसेस जाते हैं उनके घर पर आज तक जैसे जो जी करके मैडम से बात करते हैं और उनसे ना क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, सिर्फ गुलामी करने जाते हैं और बार बार ये दिखा के आ जाते हैं कि आज देश का बुरा हाल है तो हम लोगों की वजह से है। अगर हमारे जैसा भ्रष्ट मीडिया ना होता तो शायद देश के हालात ऐसे ना होते, देश बहुत जल्दी तरक्की कर चुका होता। तो वो अपने आप को एक्सपोज करने लगातार जा रहे हैं, और धीरे धीरे ना ये इनकी जो डिग्निटी है वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि लोगों के सामने इनका असली चेहरा आ रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि जब आप इतने बड़े लोग होकर, इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस होकर साफ बात नहीं कर सकते, आप सच नहीं बोल सकते, तो फिर आप काहे के मीडिया हाउसेस हैं? तो फिर आपकी गरिमा कहाँ रहेगी, ये सोचिए, ये भी सोचने वाली बात है। और साथ ही साथ जब एक बार आपका पर्दाफाश हो जाएगा ना, तो फिर आप चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलिएगा, कोई आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। और क्यों करे विश्वास? जब आप एक मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए आगे नहीं आ सकते, आप वहीं जाते हैं जहाँ से आपको पैसा मिलता है, और वहाँ जाकर रोज़ सुबह नमस्कार करते हैं और सारी मनगढ़ंत कहानियाँ अपने चैनल पर दिखाते हैं, तो फिर आपकी क्या डिग्निटी, आपको विश्वसनीयता क्या रह जाती है? सोचने वाली बात है कि इतने बड़े मीडिया हाउसेस भी जब ऐसी बातें करते हैं तो दुख लगता है। दुख लगता है उसके परिवार के लिए जिसका परिवार आज जिल्लत झेल रहा है। दुख लगता है कि संविधान की कसम खाकर एक पत्रकार ये सोचता है कि वो किसी को न्याय दिलाएगा, लेकिन इतना बेबस हो जाता है नोटों के आगे कि उसको और कुछ नज़र नहीं आता। उसे नज़र नहीं आता कि कानून क्या है, उसे नज़र नहीं आता कि इक्वालिटी क्या है, उसे नज़र नहीं आता कि किसी को अगर थप्पड़ मारे जाते हैं तो दर्द कितना होता है। मैं चाहता हूँ कि किसी
बड़े मीडिया हाउसेस के एक पत्रकार को एक ऐसी लड़की टकरे जो कि प्रियदर्शनी जैसी हो और वो इनको 22 थप्पड़ मारे। और फिर देखेंगे कि किस तरह की रिपोर्ट ये लोग बनाते हैं, किस तरह के इंटरव्यू करते हैं, कितना पक्ष लेते हैं। वेल, आप भी अपनी राय ज़रूर दें इस पूरे मामले पर, क्योंकि ये दुखद मामला है जिस तरह से चार्जशीट से एक बड़ी धारा हटा दी गई 394, जो अगर होती तो आज ज़मानत भी ना मिल पाती। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।